देखो इधर देखो जल्दी से डिफरेंस देखो तीनों में। ये है रिलैक्स डीएनए, क्या है ये? हाँ, रिलैक्स डीएनए का मतलब है कि इसमें वही पिच, वही हेलिक्स, टर्न, सब कुछ वही सिमिलर ही है ना। लेकिन अब इसमें देखो, इसमें मैंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा ओवर बाइंडिंग कर दी है, तो ये रिलैक्स्ड नहीं हुआ, ये स्ट्रेस्ड फॉर्म है। ओवर बाउंड कर दिया मैंने, है ना। ओवर बाउंड का मतलब समझ आ रहा है क्या कह रही हूँ मैं? जैसे इसमें तो है 10.4 हेलिकल, 10.4 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, ठीक है। अब इसमें मैंने क्या किया है, ये ओवर बाउंड कर दिया है। ओवर बाउंड होने की वजह से जो ये हेलिकल टर्न्स है ये क्या हो गए, बढ़ गए हैं, है ना। हेलिकल टर्न्स तो क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं, और इनके अंदर जो बेस पेयर है वो क्या हो गए, कम हो गए हैं। बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न डिक्रीजेस, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न डिक्रीजेस, ठीक है। अब अंडरबाउंड कंडीशन में क्या होता है, अंडरबाउंड कंडीशन में क्या होता है कि जो हेलिकल टर्न है वो कम हो गए हैं, क्या हो जाते हैं, हेलिकल टर्न्स डिक्रीजेस, और नंबर ऑफ बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न इंक्रीजेस। आई तेरी बात समझ की नहीं आई? एक रिलैक्स डीएनए होता है, जब भी क्या होता है कि कोई भी हमारा रिलैक्स डीएनए जिसमें हमारा 10.4 बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न है, अगर हम ये हेलिकल टर्न्स को बढ़ा देते हैं या फिर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, तो जो डीएनए होता है वो किस में हो जाता है, स्ट्रेस फॉर्म में हो जाता है। और उस स्ट्रेस फॉर्म को रिलीज करने के लिए हम क्या करते हैं, सुपर कॉइलिंग करते हैं। क्या कर देते हैं, सुपर कॉइलिंग, ठीक है, ताकि स्ट्रेस से रिलीज हो जाए हमारा डीएनए, ठीक है। कितना समझ आई कि नहीं आई? एक रिलैक्स डीएनए है, उसमें तो इतने ही हेलिकल टर्न्स रहेंगे जितने नॉर्मल में होते हैं। जब हम इसको बहुत ज्यादा ओवर बाउंड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बेस पेयर्स कम हो जाएंगे और हेलिकल टर्न्स बढ़ जाएंगे। और अगर अंडर बाउंड कंडीशन है, मतलब कि उसको थोड़ा खोल दिया है, तो बेस पेयर पर हेलिकल टर्न बढ़ जाएंगे और हेलिकल टर्न डिक्रीज हो जाएंगे। लिखा? सुपर कॉइलिंग का मतलब समझ आता है? सुपर कॉइलिंग होता है कॉइलिंग ऑफ डीएनए अपॉन इटसेल्फ। अपॉन इटसेल्फ क्यों लिखा है, खुद से ही वो अपने स्ट्रेस को रिमूव करने के लिए क्या हो जाता है, कॉइल्ड हो जाता है, ठीक है। सुपर कॉइलिंग का मतलब है कॉइलिंग ऑफ डीएनए अपॉन इटसेल्फ। लिख लिया? अगर कोई भी बाइंडिंग नहीं है तो लिंक, तो हमारा जो डीएनए है वो रिलैक्स स्टेट में है ना, ठीक है। देखो अगर कोई भी हमारी बेंडिंग कंडीशन नहीं है तो डीएनए किस स्टेट में है, रिलैक्स स्टेट में। और जब हमारा डीएनए ओवर बाउंड हो जाता है या अंडर बाउंड हो जाता है तो ये अपने कॉइल को रिलैक्स फॉर्म में लाने के लिए क्या करता है, सुपर कॉइलिंग करता है। क्या करता है, सुपर कॉइलिंग। सुपर कॉइलिंग इट में बी पॉजिटिव और इट में बी नेगेटिव। अब बताएंगे वो कैसे, पहले की बात समझे, रिलैक्स डीएनए क्या होगा, जिसमें सब चीजें नॉर्मल रहेंगी। अगर हम बहुत ज्यादा उसको ट्विस्ट कर देंगे तो हेलिकल टर्न्स क्या होगी, देखो बहुत सारी हो गई, बढ़ गई है, और इसके अंदर के जो बेस पेयर होते हैं वो घट जाएंगे। और अंडरबाउंड कंडीशन में हेलिकल टर्न कम हो गए हैं लेकिन बेस पेयर्स है जो वो इंक्रीज हो जाएंगे। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो इधर आ जाओ, कर दे हमें रेस।
मैं क्या कह रही थी, जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है किसमें, इन हेलिकल टर्न्स, हेलिकल टर्न्स में जब भी इंक्रीज और डिक्रीज होता है तो ये क्या क्रिएट करते हैं, स्ट्रेस। कौन सा स्ट्रेस, टॉर्जनल स्ट्रेस, जिसको रिलीव करने के लिए डीएनए क्या करता है, खुद से ही सुपर कोइलिंग, रिलीव करने के लिए डीएनए खुद से ही क्या करता है, सुपर कोइलिंग। सुपर कोइलिंग इट मे बी पॉजिटिव और इट मे बी नेगेटिव। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कब करेगा डीएनए, जब वो किस कंडीशन में होगा, ओवरबाउंड कंडीशन में। अभी यहाँ बनाई थी ना मैंने कंडीशन, ओवरबाउंड। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग कब करेगा डीएनए, जब वो ओवरबाउंड कंडीशन में होगा। ओवरबाउंड कंडीशन क्या होती है, जिसमें बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न क्या हो जाते हैं, कम, और हेलिकल टर्न जो होते हैं हमारे वो क्या हो जाते हैं, हेलिकल टर्न इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है जी। और जो सुपर कोइलिंग इसमें डीएनए करता है वो किस में करता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में। किस में करता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स में। इसमें जो लिंकिंग नंबर होता है हमारा वो क्या होता है, पॉजिटिव। बढ़ाएंगे अभी लिंकिंग नंबर, रुको अभी आप लिख लीजिए। नेगेटिव सुपर कोइलिंग क्या है, डीएनए किस कंडीशन में रहता है, इसमें अंडरबाउंड कंडीशन में। इसमें क्या होता है, बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न, बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न बढ़ जाते हैं और जो हेलिकल टर्न है वैसे ही हेलिकल टर्न है वो क्या हो जाते हैं, घट जाते हैं। ये कोइल दोनों तरीके से करता है, राइट हैंडेड हेलिक्स में भी करता है और लेफ्ट हैंडेड में भी करता है। बताते हैं कब कब क्या करेगा। हमारे अंदर वो होती है नेगेटिव सुपर कोइलिंग, इसका लिंकिंग नंबर नेगेटिव होता है और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव, मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है जी, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स हैव नेगेटिव सुपर कोइलिंग। पॉजिटिव सुपर कोइलिंग के एग्जाम्पल क्या है, आर्की बैक्टीरियम। क्या है, आर्की बैक्टीरिया। मैंने अभी बताया हम लोगों में क्या कौन सी होती है, नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, इतनी बातें लिख ली कि नहीं लिखी, मैंने अभी बताया था ना कि ये लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड दोनों में होता है। लेफ्ट हैंडेड कब बनाएगा, जब ये सोलिनॉइड मॉडल को फॉलो करेगा, सुना है कभी। और राइट हैंडेड कब बनेगा, जब प्लेक्टोनेमिक नेचर को फॉलो करेगा। प्लेक्टोनेमिक बताया था मैंने, जो हमारा डीएनए कोइल करता है वो प्लेक्टोनेमिकली करता है। ठीक है, राइट हैंडेड हेलिक्स इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स मिलेगा, मतलब प्लेक्टोनेमिक करता हुआ। सोलिनॉइडल हम लोगों में मिलेगा यूकैरियोट्स में। सारी बातें समझ आई। अगर हेलिकल टर्न्स नॉर्मल से बढ़ेंगे या घटेंगे तो डीएनए को क्या होगा, स्ट्रेस होगा, और उसको रिलीव करने के लिए डीएनए क्या करता है, सुपर कोइलिंग करता है। दो तरीके से सुपर कोइलिंग करता है। कौन कौन सी सुपर कोइलिंग करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव सुपर कोइलिंग करेगा तो मतलब उस केस में डीएनए किस कंडीशन में है, ओवरबाउंड कंडीशन में है। ओवरबाउंड कंडीशन का मतलब है हेलिकल टर्न्स बढ़ गए हैं, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न्स कम हो गए हैं, मतलब लेस देन 10.4 बेस पेयर हो गए हैं। और इसमें जो हेलिक्स की फॉर्म होती है सुपर हेलिक्स की, वो लेफ्ट हैंडेड होती है और इसमें लिंकिंग नंबर पॉजिटिव होता है। इसी बात समझ आई। अंडरबाउंड कंडीशन में क्या है, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न, बेस पेयर पर हेलिकल टर्न इंक्रीज हो गए हैं, हेलिकल टर्न डिक्रीज हो गए हैं। ये राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड होता है। राइट हैंडेड हम लोगों प्रोकैरियोट्स में मिलता है और लेफ्ट हैंडेड हम लोगों में मिलता है। लिंकिंग नंबर नेगेटिव होता है और मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैव नेगेटिव सुपर कोइलिंग। ठीक है, अरे प्लेक्टोनोमिक कोइल्ड फॉर्म को बोलते हैं, ऐसे ऐसे जिगजैग फॉर्म। हाँ, करते हैं हम इरेज। अब लिखिए लिंकिंग नंबर, क्योंकि हमने लिखा है ना लिंकिंग नंबर क्या होता है, लिखिए
लिंकिंग नंबर होता है जो भी एक स्ट्रैंड है उससे दूसरा स्ट्रैंड कितनी बार पास हो रहा है। क्या हुआ? लिंकिंग नंबर क्या होता है कि ये एक स्ट्रैंड है, इससे दूसरा स्ट्रैंड कितनी बार क्रॉस हो रहा है उसे हम कहते हैं लिंकिंग नंबर। तो लिंकिंग नंबर डिफाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स वन स्ट्रैंड क्रॉसेस ओवर द अदर। वन स्ट्रैंड क्रॉसेस ओवर द अदर। अब ये इस लीनियर में नहीं, किस में मिलता है? कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए में, कोवैलेंटली क्लोज सर्कुलर डीएनए में। लिंकिंग नंबर है जो ये मैं बता रही हूँ, इसमें ये एक स्ट्रैंड लाइक दिस, तो दूसरा स्ट्रैंड इससे कितनी बार पास होगा वो लिंकिंग नंबर बताता है। तो लिंकिंग नंबर किसके लिए होता है? कोवैलेंटली क्लोज्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स के लिए होता है, पहली बात। दूसरी बात, लिंकिंग नंबर क्या है? इट इज ए सम ऑफ ट्विस्ट प्लस रिथ। ट्विस्ट क्या है यहाँ पे बताइए? ट्विस्ट और रिथ बताओ। अंकित बताओ। ट्विस्ट नहीं पता? ट्विस्ट कुछ नहीं है। हाँ मतलब कई बार 180 360 नहीं, ट्विस्ट है यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स। ट्विस्ट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इन डीएनए मॉलिक्यूल, ठीक है। और रिथ पे क्या होता है? ये सुपर कोइलिंग को बताता है। अब सुपर कोइलिंग को अगर बताता है रिथ, तो ये तो सिर्फ पॉजिटिव सुपर कोइलिंग और नेगेटिव सुपर कोइलिंग में होगा रिथ नंबर, तो पता होगा ही है। रिथ रिथ ये रिथ और ये ट्विस्ट। रिथ रिप्रेजेंट द सुपर कोइलिंग ऑफ द हेलिक्स। अब ये बताओ तुम मुझे, अगर कोई रिलैक्स डीएनए है, क्या है कोई रिलैक्स्ड डीएनए, तो उसमें क्या होगा लिंकिंग नंबर? सम ऑफ ट्विस्ट प्लस रिथ होता है। मैंने बोला रिथ तो सुपर कोइलिंग के लिए है, रिलैक्स डीएनए में सुपर कोइलिंग है नहीं है, तो उस केस में लिंकिंग नंबर किसके बराबर होगा? आ गया? इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? लिंकिंग नंबर आ गया समझ में? जल्दी देखो, लिंकिंग नंबर चेंज करने के लिए कौन से बॉन्ड ब्रेक होंगे? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। बेटा न्यूक्लिक एसिड पे आ गए हम। अपने काम है कोवैलेंटली क्लोज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ब्रेक होता है, ठीक है। जो लिंकिंग नंबर है, लिंकिंग नंबर कैसी क्वांटिटी है? टोपोलॉजिकल क्वांटिटी। कोई पूछ ले तो बता दीजिएगा। इंटीजर वैल्यू होती है इसकी, इंडिपेंडेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ डीएनए ज्योमेट्री। इसको डीएनए ज्योमेट्री से कोई लेना देना नहीं है। इंडिपेंडेंट टू डीएनए ज्योमेट्री मतलब कि पिच कितनी है, रोल क्या होता है, टिल्ट क्या होता है, ट्विस्ट क्या होता है, इसे इससे कोई मतलब नहीं है। इंडिपेंडेंट है डीएनए ज्योमेट्री की, ठीक है। इंटीजर वैल्यू है, लिखित बता दिया, ठीक है। लिख लिया? जबकि जो ट्विस्ट और रिथ है, देखो जो लिंकिंग नंबर है वो इंडिपेंडेंट है डीएनए ज्योमेट्री की, लेकिन जो ट्विस्ट और रिथ है ये डिपेंडेंट है, ये दोनों डिपेंडेंट है। तो ये क्या है? ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज, ये ध्यान रखना। ज्योमेट्रिकल क्वांटिटीज कौन सी होती है हमारी? ट्विस्ट और रिथ। लिंकिंग नंबर नहीं होता। लिंकिंग नंबर हमेशा इंटीजर वैल्यू है, ये जरूरी नहीं है, नीड नॉट टू बी इंटीजर, नीड नॉट टू बी इंटीजर, ठीक है जी। इरेज कर दे। रितिका क्या समझ में आया पूछो? हो गया मैम बॉक्स राइटिंग समझ आ गया?
अच्छा, अब लिंकिंग नंबर ऑफ रिलैक्स्ड बी डीएनए, लिंकिंग नंबर ऑफ रिलैक्स्ड बी डीएनए कितना होगा? लिंकिंग नंबर रिलैक्स के लिए LK नॉट होता है n/10.4। n क्या है यहाँ पे? नंबर ऑफ हेलिकल टर्न्स इन डीएनए मॉलिक्यूल, और 10.4 क्या है यहाँ पे? बेस पेयर्स पर हेलिकल टर्न। ठीक है, अब लिखिए सुपर हेलिकल डेंसिटी ऑफ डीएनए। सुपर हेलिकल डेंसिटी को सिग्मा से दिखाते हैं। ये क्या होता है? ये क्वांटिटेटिवली बताती है हमें एक चीज। क्या बताती है क्वांटिटेटिवली मेजर ऑफ सुपर कोइलिंग कितनी हुई है उसको क्वांटिटेटिवली बताती है। तो सुपर हेलिकल डेंसिटी क्या होता है? चेंज इन लिंकिंग नंबर अपॉन इनिशियल लिंकिंग नंबर, चेंज इन लिंकिंग नंबर अपॉन इनिशियल लिंकिंग नंबर। ठीक है, आगे बात समझ में? ठीक है जी, मेडिकल कराओ क्या पता है? ये क्या है? मेडिकल कराओ नहीं है n नया बना रखा है, याद नहीं। इक्वल टू ये क्या मैं मान ली ये नहीं ये वो सिग्मा डेल्टा नहीं है बेटा, एल क्या चेंज, हाँ डेल्टा चेंज है ये। एल के और एल के 0 लिखा है, इसमें क्या है? बेटा LK नोट अभी बताया, देखा नहीं तुमने? रिलैक्स डीएनए के केस में LK नोट बोलते हैं और चेंज इन लिंकिंग नंबर को LK से रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा से। ठीक है, ठीक है जी, कर दी। अब लिखो ETBR का क्या इफेक्ट होता है सुपर कोइलिंग से? इथीडियम ब्रोमाइड क्या है बताओ पहले मुझे। क्या है? डाई है ना, डीएनए मॉलिक्यूल को स्टेन करने की, है ना? ये कल मुझे पढ़ाने देते तो आपका टाइम बच जाता, है ना? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इथीडियम ब्रोमाइड है क्या? ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल है। क्या है ये? प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, मल्टी रिंग है। किस काम आती है बेटा? ये स्टेन करता है। ये किसको? डीएनए मॉलिक्यूल को। कैसे? ये बाइंड कर जाता है, बाइंड्स नॉन कोवैलेंटली टू डीएनए, और जैसे ही डीएनए से बाइंड करता है तो ये अनवाइंड करा देता है डीएनए को, अनवाइंड्स द डीएनए। कितने डिग्री से? 27 डिग्री से। अगर अनवाइंड करा रहा है डीएनए को तो बताइए हेलिकल टर्न बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? बताइए। हाँ, रिंग, बहुत सारी रिंग्स होती है, प्लेनर है, एरोमेटिक है, फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल तो है ही, बाइंड करता है नॉन कोवैलेंटली, ठीक है, और अनबाइंड करा देता है। हो गया ये सारा समाप्त। आधा घंटा लग गया इसमें, पता तुम्हें? ऑनलाइन वालों को समझ आ रहा है? आज तो आवाज ही नहीं आ रही किसी की। अच्छा, चलिए आगे। आरएनए लिखिए, थोड़ी सी बातें, 2-4 शब्द आरएनए के बारे में भी। सबसे पहले तुम्हारा आरएनए, अच्छा पहले आरएनए आया था डीएनए आया था?
आरएनए वर्ड हाइपोथेसिस आई थी ना, ठीक है चलिए। आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इसके बारे में तो क्या ही पता है, इसके 2 प्राइम पे OH होगा आरएनए का, है ना। आरएनए ज्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू डीएनए। आरएनए को तोड़ने के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत होती है एज कम्पेयर टू डीएनए, ठीक है। आगे बात समझ में। तो आरएनए क्या है, देखो जो डीएनए है वो सारी इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है ना, लेकिन उसकी प्रॉब्लम क्या है, वो न्यूक्लियस को लीव नहीं करता, न्यूक्लियस को नहीं छोड़ता है ना। डीएनए कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन बट इट ओनली रेस्ट्रिक्टेड इन द न्यूक्लियस। सो हमें जब डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट करना होता है तो क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन है वो कौन लेके जाता है न्यूक्लियस के बाहर, सेल में आरएनए लेके जाता है, ठीक है। इतनी बात समझ आती है नहीं आती। डीएनए कंटेन्स ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन बट इट इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू न्यूक्लियस, सो द ऑल द डेटा, ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन आर ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ आरएनए। इतनी बात समझ आई। ये बात लिखनी है, लिखनी है, लिखो जल्दी लिखना। डीएनए कंटेन ऑल द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, DNA contains all the genetic information but it can't leave from the nucleus, but it can't leave from the nucleus, therefore all the genetic information are transmitted to the cell, therefore all the genetic information are transmitted to the cell by the use of RNA, by the use of RNA। RNA का काम बताइए क्या क्या है, ट्रांसफर करना जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। RNA से बनता है ना, प्रोटीन सिंथेसिस में भी हेल्प करता है कि नहीं करता। इवन तो ये स्टोर भी करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, स्टोर और स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जीन एक्सप्रेशन को भी रेगुलेट रखता है, जीन एक्सप्रेशन को क्या रखता है, रेगुलेट रखता है। और ये कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन के साथ साथ कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है। जब ये कैटालिटिक बिहेवियर शो करता है तब हम इसको क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। इट वाज कैटालिटिक बिहेवियर किसने स्टडी किया था, थॉमस कैक एंड एल्टमॉन। इन्होंने नोबेल प्राइज अवार्ड किया था। ठीक है, थॉमस आर डॉट कैक, और इसका पूरा नाम है सिडनी। आई से मार में तो आते हैं, अगर 2 लाइन नाम पढ़ लो तो कुछ नहीं जाएगा। आर डॉट सैक एंड सिडनी ऑल्टमैन, इनको नोबेल प्राइज मिला था ये करने पे। हो गया। आरएनए के फंक्शन समझ आए कि नहीं आए। क्या क्या है, पहला ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, दूसरा प्रोटीन सिंथेसिस, तीसरा कंट्रोल करता है जीन एक्सप्रेशन को या रेगुलेट करता है जीन एक्सप्रेशन को, और फोर्थ क्या है, कैटालिटिक बिहेवियर भी शो करता है, कैटालिटिक एक्टिविटी भी दिखाता है। जब कैटालिटिक एक्टिविटी दिखाता है आरएनए तो उस टाइप उसको क्या बोला जाता है, राइबोजाइम। और ये जो कैटालिटिक एक्टिविटी किसने स्टडी की थी, जिसको नोबेल प्राइज मिला था, थॉमस और सिडनी ऑल्टमैन। ठीक है, थॉमस आर कैपिटल आर डॉट CECH स्पेस लगा के एंड सिडनी SYDNEY ऑल्टमैन ALTMAN, बस नोबेल प्राइज मिला इनको मैं ये बोलती हूँ। ठीक है, आगे की बात समझ नहीं आई। अब देखो आरएनए भी 2 तरीके के होते हैं, कोडिंग और एक नॉन कोडिंग। कोडिंग कौन सा होता है, जो हमारे प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है ना। एक कौन सा होता है, कोडिंग आरएनए, और एक कौन सा है जी, नॉन कोडिंग आरएनए। ठीक है, कोडिंग आरएनए कौन सा होता है, mRNA सिर्फ, और नॉन कोडिंग में सारे आ जाते हैं, tRNA, rRNA, जितने भी हैं, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्नो आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियोलस आरएनए, ट्रांसमिटिंग आरएनए, क्या, हाँ नॉन कोडिंग है।
सारे नॉन कोडिंग है, सिर्फ कोडिंग पे mRNA आता है जो डिकोड करता है इंफॉर्मेशन। ठीक है, आगे समझ में। miRNA साइलेंसिंग में जो काम आता है, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, जिस्ट भी इसी में आता है। जिस्ट पढ़ा है, जेनेटिक्स में पढ़ा होगा जिस्ट। siRNA, miRNA सब इसी में आते हैं। ठीक है, नॉन कोडिंग में। आगे बात समझ कि नहीं आई? आगे समझ में। अब जो आरएनए है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूव किसने किया था? साइड में तो काट लेना, ठीक है, कर दो ना इधर। आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसको किसने प्रूव किया था? RNA act as genetic material। कैसे प्रूव हुआ था ये? प्रूव्ड बाय रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट। रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट। क्या कह रही हूं मैं? आरएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल है कि नहीं है, इसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम क्या है? रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट। लिख लिया? किसने किया था? एच फ्रैंकल कॉनरैड एंड बी सिंगर। और क्या स्ट्रेन लिया था इन्होंने? टोबैको मोज़ैक वायरस। अब बताते हैं क्या था, पहले लिख लीजिए इतना। समझ आया? आरएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। किसके थ्रू प्रूव किया गया? एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया गया था जिसका नाम था रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट। किसने परफॉर्म किया था? एच फ्रैंकल कॉनरैड ने एंड बी सिंगर ने। और किस पे किया था? टोबैको मोज़ैक वायरस पे। और क्यों किया था टोबैको मोज़ैक वायरस पे? क्योंकि जो वायरसेस होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, इसलिए। शुड आई इरेज? हाँ, क्योंकि इसमें प्रोटीन कोड भी होता है और हमारा आरएनए मटेरियल भी मिलता है, और मतलब उसकी जो स्टेबिलिटी है वो ज्यादा होती है और चीजों से, मतलब म्यूटेशन रेट कम है इसीलिए। लिखा इतना? इन्होंने क्या किया था? कॉनरैड ने डिफरेंट स्ट्रेन्स लिए थे। क्या लिए थे? 2 लिख लो, 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स। कॉनरैड और सिंगर ने क्या किया था? 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स लिए थे। टुक 2 डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ टोबैको मोज़ैक वायरस। क्या किया था? आरएनए को सेपरेट कर दिया था प्रोटीन कोड से। आरएनए, इन्होंने क्या किया? आरएनए को सेपरेटेड कर दिया। किससे? प्रोटीन कोड से। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं? आरएनए सेपरेट कर दिया था प्रोटीन कोड से। उसके बाद इसने क्या किया? दोनों को मिक्स किया और हाइब्रिड वायरस को बनाया। मिक्स किया एंड हाइब्रिड वायरस फॉर्म। हो गया? हो गया कि नहीं हुआ? ठीक है, कर दूं रेस? जेनेटिक मटेरियल आरएनए है, कैसे परफॉर्म होता है? किस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुआ था? रिकॉन्स्टिट्यूशन एक्सपेरिमेंट। क्या था इसमें? किस पे किया गया था ये? क्या किया था इसने? 2 स्ट्रेन लिए थे टोबैको मोज़ैक वायरस के, और उसमें क्या किया इन्होंने? आरएनए को अलग कर दिया था प्रोटीन कोड से, और फिर दोनों को मिक्स करके हाइब्रिड वायरस बनाया था। देखो, ये है टीएमवी टाइप ए वायरस। और ये है टीएमवी टाइप बी वायरस।
इन्होंने क्या किया, दोनों को रिकॉन्स्टिट्यूट मतलब मिक्स किया। जब इन्होंने मिक्स किया तो इन्हें यहाँ पे क्या मिला, देखो इन्होंने टीएमपी टाइप ए वायरस का तो क्या लिया था, टीएमपी टाइप ए वायरस का तो क्या मिक्स किया था, आरएनए, और टीएमपी टाइप बी वायरस का इन्होंने क्या लिया था, प्रोटीन कोड। ठीक है, क्या कह रही हूं मैं, इन्होंने प्रोटीन कोड किसका लिया था, टीएमवी टाइप बी वायरस का, और आरएनए किसका लिया था, टीएमवी टाइप ए वायरस का। तो जो इनको मिला मिक्स करने के बाद, जो हाइब्रिड वायरस मिला वो कौन सा मिला इनको, कौन सा मिला था इनको, टीएमवी टाइप ए वायरस। कौन सा मिला था हाइब्रिड वायरस में, टीएमवी टाइप ए वायरस। अगर टीएमवी टाइप ए वायरस मिला है तो मतलब कि सिर्फ मिक्स करने पे आरएनए ही क्या हुआ है, आरएनए ही क्या हुआ है, ट्रांसमिट हुआ है, उसमें प्रोटीन कोड गया ही नहीं है हाइब्रिड वायरस में। ये जो हाइब्रिड वायरस बनाया था मिक्स करने के बाद, इसमें कौन सा था वायरस, टीएमवी टाइप ए। तो मतलब कि सिर्फ आरएनए ही क्या हुआ था, जो आरएनए था वो ही क्या हुआ था, ट्रांसमिट हुआ था। तो इसलिए हैंस प्रूफ दैट आरएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, समझ आया, दोबारा बताएं, दो स्ट्रेन लिए थे कॉनरेड और सिंगर ने, क्या, टीएमवी टाइप ए स्ट्रेन और टीएमवी टाइप बी। टीएमवी टाइप ए स्ट्रेन का इन्होंने क्या लिया था, आरएनए, और टीएमवी टाइप बी का क्या लिया था, प्रोटीन कोड। जब इन दोनों ने मिक्स किया तो एक हाइब्रिड वायरस मिला, लेकिन उसमें स्ट्रेन कौन सा मिला, टीएमवी टाइप ए। टीएमवी टाइप ए मिलने का मतलब है कि आरएनए हमारा क्या है, जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, आ गया। ठीक है, कर दे हम इरेज। अब लिखो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं, मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल ऑन अर्थ। Carbohydrates can be classified into monosaccharides. What is monosaccharides? डाइसैकेराइड, सैकेराइड मतलब क्या होता है, शुगर होता है, या डाई मत लिखो, ओलिगो लिख लो यहाँ पे, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तीन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स कौन से होंगे, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी ब्लैक मार्कर है को, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट्स। मतलब कि मोनोसैकेराइड्स क्या है, जो स्प्लिट नहीं होते, कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर, है ना, कैन नॉट बी स्प्लिट फर्दर, फिर कल की तरह हो जाएगा ना। इसमें क्या प्रॉब्लम है, अच्छा, ये कलरलेस होते हैं मोनोसैकेराइड्स, कलरलेस होते हैं, सोल्यूबल होते हैं किस में, वाटर में, और इनसोल्यूबल होते हैं किस में, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, इनसोल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। और क्या है, मोनोसैकेराइड्स क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्या होते हैं ये, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। आगे बात समझ की नहीं आई, कार्बोहाइड्रेट्स में क्या है, जो फर्दर स्प्लिट नहीं हो सकता, सिंगल पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन के यूनिट है, कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, पानी में घुल जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ये घुलते नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल बताइए,
मैनोज हो सकता है क्या? चलो ओलिगोसैकेराइड्स देखिए, ओलिगोसैकेराइड्स कंटेन 2 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, है ना? क्या कह रही हूं मैं, इसमें ग्लूकोज 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 जुड़ते जा रहे हैं 2 to 10 यूनिट्स, और किसके थ्रू जुड़ते हैं, इसमें कौन सी लिंकेज मिलती है, लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिख लिया? ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स को हम नॉन शुगर मॉलिक्यूल भी बोलते हैं। नॉन शुगर मॉलिक्यूल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में, नॉट स्वीट इन टेस्ट, और ये कितने यूनिट्स के बने होते हैं हमारे, 100 to 1000 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स joined by glycosidic linkage। देखो कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, ये पहली बात तो मोस्ट अबेंडेंट बायोमोलिक्यूल है अर्थ पे। कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करते हैं मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। मोनो मतलब सिंगल, जिसमें सिंगल यूनिट हो, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन यूनिट की। ये आगे नहीं टूट सकते, कलरलेस होते हैं, पानी में घुल जाते हैं, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में नहीं घुलते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज। ऑलिगोसैकेराइड्स कौन से, जिसमें 2 से 10 यूनिट मोनोसैकेराइड्स की जुड़ती है, किसके थ्रू जुड़ती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू जुड़ती है। बाद में पाएंगे, बहुत सारे आएंगे इसमें तो भी। उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स में वैसे डाइसैकेराइड्स भी इसी में आएगा ना, ओलिगोसैकेराइड्स में डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रासैकेराइड। तो डाइसैकेराइड का एग्जांपल लीजिए, सुक्रोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, ग्लैक्टोज इज एन एग्जांपल ऑफ डाइसैकेराइड, तो वो सब इसी में आएगा। लिख लीजिए एग्जांपल, अगर तुम्हें लिखने हैं तो एग्जांपल में लिख लीजिए। क्या कहे हम, सुक्रोज बोले हैं, ग्लैक्टोज, बस इतना ही लिख लो, बस बहुत है। ठीक है, अब आगे देखो, लैक्टोज भी आएगा, वैसे तो गैलेक्टोज नहीं, लैक्टोज है ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद पॉलीसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स के एग्जांपल लिखने हैं। स्टार्च, सेलुलोज, ठीक है, लिख लिया है ना। तो पॉलीसैकेराइड्स क्या है, ये स्वीट नहीं होते टेस्ट में, दे आर नॉट स्वीट इन टेस्ट। उसके बाद ये कितने यूनिट्स के बने हैं, 100 से 1000 यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स लिंक्ड बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इतनी बातें समझ आई, इसमें कोई आपत्ति किसी को भी? किसी को लग रहा हो कि बहुत जल्दी करा दिया, लेकिन ये तो इट्स वेरी बेसिक थिंग, यू नो। स्ट्रक्चर कैसा होता है ग्लूकोज का, लीनियर में CHO, CHOH, थर्ड कार्बन पे चेंज होता है, फिर एज इट इज चल जाती है चेन। ठीक है जी, ये है किसका, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। अब ये 2 फॉर्म में होता है, चलो पहले ये देख लीजिए क्या कह रहे हैं हम, क्या कह रहे हैं, देखिए पहली बात तो ये किसका स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज, ऑलवेज रिमेंबर इन लीनियर चेन ऑफ कार्बोहाइड्रेट नंबरिंग कहाँ से करेंगे, फ्रॉम टॉप मतलब कि एल्डिहाइडिक ग्रुप से। सेकेंड कार्बन इज दिस, थर्ड कार्बन पे हमेशा आपको चेंज दिखेगा, दैट इज OH इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, fourth carbon is this, fifth is this and sixth is this. Now let's see, CH2OH है ना,
इसमें OH, इसके ऊपर वाला कार्बन देखिए, OH इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, दैट मीन्स इट इज D glucose. If the numbering is same like this and OH group is present on left side, so it is L glucose, L form of glucose. Is it clear to you? आगे बात समझ में बताइए, ठीक है। एक लाइन लिखिए, all the monosaccharides except dihydroxyacetone, all the monosaccharides except dihydroxyacetone, all the monosaccharides except dihydroxyacetone contain one or more chiral carbon atoms, contain one or more chiral carbon atoms। लिखिए, लिख लिया? ठीक है। एपिमर क्या होता है? विच इज डिफरेंट ओनली एट सिंगल कार्बन एटम, विच इज डिफरेंट ओनली एट सिंगल कार्बन। लेट्स सी, देखिए, देखिए ये स्ट्रक्चर बताइए किसका है पहले। ये वही है क्या, वो बहुत गैलेक्टोज में प्रोटीन इकट्ठे होते हैं, एपिमर होते हैं। तो ये है डी ग्लूकोज, क्योंकि इसमें तो देखिए सिर्फ थर्ड कार्बन पे ही OH क्या है हमारा लेफ्ट साइड में प्रेजेंट है। अभी हमने डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया ही था, देखिए OH इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड एंड थर्ड कार्बन पे ही हमारा OH क्या है, तो इट इज स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। अब मैंने बोलता है एपिमर क्या है, विच डिफर ओनली एट सिंगल कार्बन एटम, विच डिफर ओनली एट सिंगल कार्बन एटम। दैट मींस देखिए CH2 है, यहाँ पे देखिए इस सेकंड कार्बन पे CH, मतलब राइट साइड में हाइड्रोजन है, यहाँ पे राइट साइड में क्या है हाइड्रोक्सिल है, तो यहाँ पे चेंज है ना C2 कार्बन पे, ठीक है। इसको बोलते हैं डीमैनोज, क्या बोलते हैं डीमैनोज, ठीक है। और ये एपिमर है ग्लूकोज का, कितने पे, एट कार्बन नंबर 2, एट कार्बन नंबर 2। समझ गए मेरी बात कि नहीं आई? उसके बाद देखिए यहाँ देखिए 1 2 और 3 और ये 4। अब यहाँ देखिए फोर्थ कार्बन पे देखिए CH लेफ्ट, मतलब OH इज प्रेजेंट ऑन राइट साइड, बट इन दिस केस C के जो OH इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड, सो दैट इज डी गैलेक्टोज एंड एपिमर है ये कितने कार्बन पे, एट कार्बन नंबर 4। समझ आया? तो एपिमर क्या है, डिफर ओनली एट सिंगल कार्बन एटम, डिफर ओनली एट सिंगल कार्बन एटम। आ गया समझ में? इतनी बातें समझ आई कि नहीं आई? शुड आई रिपीट वंस? ऑनलाइन वालों को समझ आ रही है? ओके तुम्हारा वो क्वेश्चन था जो कल सेलेक्टिव क्लीवेज वाला, वो समझ आया? मैंने कुछ गलती नहीं की ना उसमें, तो वो आंसर ही गलत है, मैंने तुम्हें इसलिए सॉल्यूशन भेजा था। और जो तुमने कल एक और क्वेश्चन पूछा था ना, एक बार मुझे क्वेश्चन दिखा दो, मैं सबको बता देती हूँ उसका आंसर क्यों है वो। चलिए इरेज कर दे हम यहाँ पे।
तुम्हारा किसका टेस्ट है? सर का? कल मैं नहीं ले रही फिर, ठीक है? मैं परसों लेती हूँ, मंडे या ट्यूसडे लूंगी। मंडे मुझे पढ़ाने दो एक बार। मैं पढ़ाने के बाद ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ हम टेस्ट ले लेंगे। देखो इस क्वेश्चन बताएं हम, एक बार पीछे करो, एक बार समझाए तुम्हें, हमें नहीं पता उस दिन हम क्या गलती हुई है। देखो इसमें क्या है, इफ यू मिक्स इक्वल वॉल्यूम ऑफ PH4, इक्वल वॉल्यूम जहाँ पे भी है प्लीज क्लियर इट। एक क्वेश्चन है जिसमें PH4 गिवन है, PH6 गिवन है, और जहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी मेंशन है कि हमने इक्वल वॉल्यूम लिया है PH4 और PH6 का, मिक्स किया है, तो उसने बोला है कि मतलब फाइनल pH क्या होगी, कुछ ऐसा क्वेश्चन है। क्वेश्चन सुनो दोबारा, क्या किया है इसने, इक्वल वॉल्यूम लिया है PH4 और PH6 का, और फिर इसने पूछा कि फाइनल pH क्या होगी, ठीक है? जहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम की बात होती है वहाँ पे कॉन्सेप्ट किसका लगाते हैं? एवरेज का, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज, कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज निकालिए 4 + 6/2 दैट इज 10/2, मतलब कि 5। ऑप्शंस क्या क्या गिवन थे? एक तो इसका 5 गिवन है ऑप्शन, एक 7 गिवन है, एक 3.7 था और एक था 4.3, ठीक है? ये ऑप्शंस थे, समझिए इस बात को। मैंने ये बोला जहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम होती है वहाँ पे पहली बात तो कौन सा है कॉन्सेप्ट लगेगा? कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज। एवरेज आपने निकाली तो कितनी आई आपकी? 5। मैंने ये बताया था कि अगर बेसिक है तो हमें 5 से ज्यादा वाली वैल्यू देखनी है, अगर हमारा एसिडिक है सॉल्यूशंस है हमारे तो हम लेस वैल्यू देखेंगे। अब PH4 ज्यादा एसिडिक है कि PH6? 4 ज्यादा एसिडिक है ना, तो हम 4 के नियर बाय वैल्यू देखेंगे। क्या देखेंगे? 4 के नियर बाय वैल्यू। एवरेज कितना आया है? 5 तो नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो 5 से लेस देन चाहिए एसिडिक केस में, 5 शुड नॉट बी द आंसर। 7 भी नहीं ले सकते क्योंकि हमें तो लेस चाहिए। अब 3.7 और 4.3 आया, इसमें क्या है, क्या कर रहे हैं कि मोर एसिडिक की तरफ जा रहे हैं। मैंने ये बोला था कि 4 और 6 है, इसमें से मोर एसिडिक कौन सा है? 4, तो इसके नियर बाय वैल्यू लेंगे, इसकी नियर बाय वैल्यू 4.3 होगी ना, नहीं आई समझ? 4 के करीब तो 4.3 आएगा ना। आप डाइल्यूट कर रहे हो किसी चीज को तो अब मोर एसिडिक की तरफ थोड़ी ना बढ़ा दोगे, इसके नियर बाय होगी 4 के। 4.2 यहाँ पे 4.3 है, ठीक है, इट मे बी 4.1, तो वो भी आंसर हो सकता था। मैंने उस दिन ऑप्शन में ये भी बताए थे जब एक क्वेश्चन था, सुनिए अगर यहाँ पे 4.1 होता, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम 4.1 चुनते 4.3 की जगह, क्योंकि मैंने क्या बोला, क्लोज टू PH4 ना। कितना क्लोज है? ये ज्यादा क्लोज है कि ये ज्यादा क्लोज है? 1 है, तो ये आ जाता ऑप्शन। समझे? समझ आया क्या कह रहे हैं हम? आ गया? ठीक है। और सिलेक्टिव क्लीवेज वाला तुम्हें आ गया था समझ? और कोई डाउट्स हो तो बता देना, ठीक है? हाँ, अब तो क्लास खत्म हो गई है। चलिए, इतनी बात समझ आ गई कि नहीं आई? दोबारा समझाएं। जहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम हो, पहली बात तो जहाँ पे भी इक्वल वॉल्यूम की बात करें वहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज लगता है। एवरेज हमारा 5 आया है, अगर बेसिक सॉल्यूशंस होते तो हम मोर देन 5 देखते, एसिडिक सॉल्यूशंस है तो हम लेस देन 5 देखेंगे। क्लोज टू pH विच इज मोर एसिडिक, 4 है ना मोर, तो 4 के अराउंड 4.3 4.1 है, तो इन्हीं में से ऑप्शन होगा। हाँ समझे? आ गया समझ? हाँ मैं बताती हूँ वो वाला भी। मुझे वो क्वेश्चन एक बार नोटबुक से देखना पड़ेगा ना, क्या क्वेश्चन था, दिखाना को सिलेक्टिव क्लीवेज वाला एक बार। कल भी कह रही थी गुड़िया, तो मुझे अपनी कॉपी दे दो एक बार, क्या क्या थी इसमें। कोई नहीं, मिल गया, नोटबुक से देख लेती हूँ। देखिए क्या क्वेश्चन था, ये एन टर्मिनल था यहाँ पे, RKWPYMKLM और यहाँ पे था हमारा C टर्मिनल, ठीक है, यही था ना। अब इसमें बेटा ध्यान से देखना, पहले आप CnBr की बात कर रहे हो, किसकी? CnBr। पहले ये बताइए जो साइनोजन ब्रोमाइड है ये क्लीव कहाँ पे करता है? C टर्मिनल। C टर्मिनल ऑफ मिथ्योनीन। C टर्मिनल ऑफ मिथ्योनीन का मतलब क्या हुआ कि ये यहाँ पे क्लीव कर देगा, राइट? तो कितने फ्रेगमेंट बने? जब एक क्लीवेज होती है तो n+1 होते हैं, तो एक क्लीवेज हुई तो 1+1 कितना फ्रेगमेंट आया? 2 फ्रेगमेंट। रुचिका ये बात समझ आई तुम्हें? पहले केस में कोई डाउट है तो पूछो। फिर था आपका ऑर्थो आइडोसो बेंजोएट, ये किस पे क्लीव करता है?
सी टर्मिनल ऑफ ट्रिप्टोफैन। तो यहाँ पे कहीं पे भी आपको सी टर्मिनल पे ट्रिप्टोफैन दिख रहा है ये रहा, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसके साइड में कौन आ गया है, और इसमें प्रोलीन का चक्कर ही नहीं है मैम। किसमें भी है, सब में होता है। नहीं हाँ, इसमें थोड़ी ना होता है, वो तो उसमें है, एंडो में है, ठीक है, तो इसमें भी कटेगा ना। तो सी टर्मिनल ऑफ ट्रिप्टोफैन पे ये रहा, तो कितने फ्रेगमेंट्स आ जाएंगे, 2। समझ आ गया ये भी कि नहीं आया? सी टर्मिनल ऑफ ट्रिप्टोफैन पे काटता है ना, और प्रोलीन का चक्कर है नहीं, तो सी टर्मिनल से ट्रिप्टोफैन ये रहा, तो ये आ गया। रुचिका आ गया समझ में? तीसरा था आपका हाइड्रोक्सिलामाइन। हाइड्रोक्सिलामाइन किस किस के बीच काटता था, ग्लाइसिन, आर्जिनिन और एलिनिन के बीच में। तो हाइड्रोक्सिलामाइन बताइए, इसमें है ही नहीं, जी भी नहीं है, ग्लाइसिन आर्जिनिन भी नहीं है, एलिनिन और ग्लूटामिक भी नहीं है, तो इसमें कोई क्लीवेज नहीं होगी, तो फ्रेगमेंट्स नहीं आएंगे, तो 0। ये भी आया समझ कि नहीं आया? आ गया। उसके बाद कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, बताइए कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए किस पे क्लीव करता है, सब पे कर देता है, आर के को छोड़ के, है ना, सी टर्मिनल के, आर के को छोड़ के वो सब पे करता है, सी टर्मिनल पे। देखो ये सी टर्मिनल, ये तो एक्सोपेप्टाइडेज है और वो हमारा एंडोपेप्टाइडेज है ना, यस मैम, एक्सो है तो वो सब पे क्लीव करेगा सिर्फ आर के को छोड़ के, तो यहाँ पे क्लीव कर देगा वो, ठीक है, एक्सोपेप्टाइडेज है तो यहाँ पे क्लीव कर देगा, आगे को छोड़ के सबको करता है। हाँ तो क्या करती है, हाँ तो रुक जाओ, उसको तो बता दो लड़की को। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए है जो, वो आपका एक्सोपेप्टाइडेज है, तो एक्सोपेप्टाइडेज है तो वो इस बॉन्ड को क्लीव कर सकता है और इस बॉन्ड को क्लीव कर सकता है। अरे रुक जाओ, मैं इसको समझा रही हूँ। एक्सोपेप्टाइडेज क्या है, जो यहाँ पे क्लीव कर सकता है और यहाँ पे, लेकिन कार्बोक्सीपेप्टाइडेज की क्या प्रॉपर्टी है कि वो आरके को क्लीव नहीं करता, आरके को छोड़ के सारे अमीनो एसिड को क्लीव करता है। तो यहाँ पे तो आर और के है, इसको तो क्लीव नहीं करेगा, कौन, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज ए, तो वो किसको क्लीव कर देगा, इधर क्लीव कर देगा। एक क्लीव करेगा तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, 2। आगे समझ में? हाँ, अब कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी का क्या काम है, ओनली आर के, तो यहाँ पे काट देगा, क्यों, नहीं काटेगा क्योंकि सी टर्मिनल पे काटता है, तो यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये क्या आ जाएगा, 0। फिर सी, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज सी किसको काटता है, तो ये तो यहाँ पे काट ही देगा, तो कितने बन जाएंगे फ्रेगमेंट्स, 2। फिर क्या था आपका ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन बताइए किसको काटता है, रुचिका समझ आ रहा है? कार्बोक्सीपेप्टाइडेज एक ही बात समझ आई आपको कि ये एक्सोपेप्टाइडेज और सी टर्मिनल पे ही काटेगा, किसी भी अमीनो एसिड को काट सकता है, तो यहाँ पे इसने कट लगा दिया है और 2 फ्रेगमेंट बना दिए हैं। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज बी सिर्फ आर के को काटता है, यहाँ पे सी टर्मिनल पे आर के नहीं है, तो 0 फ्रेगमेंट्स, ठीक है जी। ट्रिप्सिन किसको काटता है, कट राइट साइड ऑफ आर के, कट राइट साइड ऑफ आर के, और इट इज एन टर्मिनल और सी टर्मिनल, सी टर्मिनल, राइट साइड बोल रहे हैं हम तो सी टर्मिनल है, कट राइट साइड ऑफ आर के, और ये एक्सो है कि एंडो, एंडोपेप्टाइडेज है, हाँ प्रोलीन नहीं होना चाहिए। तो ये देखो पहली बात तो ट्रिप्सिन क्या है, एंडोपेप्टाइडेज, एंड इट कट द राइट साइड ऑफ आर के, इट कट द राइट साइड ऑफ आर के, मतलब एक तो यहाँ क्लीव करेगा ये, है ना, यही क्लीव करेगा ना, और कहीं कर सकता है क्या, कहाँ, क्यों, वो तो एक्सो है ना, एंडो जाएगा, अच्छा ये रहा ना, हाँ यहाँ पे है ना, तो कितने फ्रेगमेंट्स हो गए, 3। रुचिका समझ आया ये कि नहीं आया? फिर काइमोट्रिप्सिन था, काइमोट्रिप्सिन किसको काटता है, कट राइट साइड ऑफ वाइफ, कट राइट साइड ऑफ वाइफ, तो वाइफ कहाँ है यहाँ पे, ये रही, और ये वाला कटेगा नहीं क्योंकि इसके साइड में प्रोलीन है, तो कितने फ्रेगमेंट बनेंगे इस केस में, 2। फिर है इलास्टेज, इलास्टेज कट द लेफ्ट साइड ऑफ गार्बसिल आई गेस, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ऐसा, तो वो 0 आ जाएगा इलास्टेज का। फिर था आपका पेप्सिन और थर्मोलाइसिन, पेप्सिन कट द लेफ्ट साइड ऑफ वाइफ, कट द लेफ्ट साइड ऑफ वाइफ, तो ये यहाँ पे काट देगा,
प्रोलीन है तो यहाँ पे नहीं कटेगा, तो 2 फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे। किस केस में? पेप्सिन के केस में। और थर्मोलाइसिन कट लेफ्ट साइड ऑफ विम। कट लेफ्ट साइड ऑफ विम का मतलब है ही नहीं है ना, एम हैमर काइंड ये रहा। अच्छा, तो 2 फ्रेगमेंट बन जाएंगे, ठीक है। रुचिका समझ आ गया? मैंने भी नोटबुक बंद करने की नहीं गई, आगे पढ़ाऊंगी। सर की भी क्लास है सर कल। हाँ 9 से 10। अरे मैं तो उसका क्वेश्चन सुन रही हूँ, रुको। वो हाँ 1 सेकंड रुको, गाफ का दिखाना कहाँ काटता है वो। लेफ्ट नहीं मैम वो तो ऐसे ही है, बस उसमें भी ये प्रोलीन नहीं होना चाहिए, राइट प्रोलीन नहीं होना चाहिए और राइट में काट। 1 मिनट रुको बच्चे। ये रहा मैम, ये रहा, तो राइट साइड में काटेगा, प्रोलीन नहीं होना चाहिए। कट राइट साइड ऑफ गैप्सिल। और क्वेश्चन दिखाना, ये सही बोल रही है ना, एल है और ये है क्या, मैम एक्सो थोड़ी। अच्छा बेटा, एल पे इसलिए नहीं काटेगा क्योंकि ये एक्सोपेप्टाइडेज है ना, एंडोपेप्टाइडेज है ये, तो ये एक्सोपेप्टाइडेज वाले बॉन्ड को नहीं काटेगा, समझ गए? अंदर की तरफ ही काटता। हाँ जी। मैंने जब टेबल बनवाई थी, वो टेबल क्यों नहीं बनाई? मैं दिखाती हूँ, इसमें नहीं आराम से याद हो जाता है, क्यों इतना वो कर रखा है इतना? इसमें नहीं होना। चलो सबकी अपनी अपनी वो चॉइस होती है, ठीक है। चलो आगे समझ में कि नहीं आया? सबको समझ आया कि नहीं आया? सर की क्लास है, सर आ गए, देखना। लिंक भेज देते हैं सर। चलो ठीक है। हाँ जी